वेलकम टू विद्यारथ। आप सभी का इस विद्यारथ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और आप उनको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो। उस सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। सबसे पहले हमने जो सीरीज दी थी वो हिस्ट्री की दी थी, देन उसके बाद ज्योग्राफी। आज फिर ज्योग्राफी का पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब तक जो हमने किया था कि भारत का जो लैटिट्यूड एंगल और जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो कहां तक है, उसके ऊपर एक बात दोबारा से बात कर लेते हैं। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं, यानी केरल का जो रीजन है वहां पर जो लैटिट्यूड का एंगल है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और वहीं जब नॉर्थ की बात करते हैं वो 37 डिग्री और 6 मिनट है। इसी प्रकार जैसे ईस्ट और वेस्ट में भी हम नोट डाउन करेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वो 97 मिनट और 25 मिनट उस पे 97 डिग्री और 25 मिनट पे है। और उसी प्रकार जो वेस्ट का जो रीजन है, यानी जो गुजरात का जो रीजन है, उसका जो लॉन्गिट्यूड एंगल है 68 डिग्री और 7 मिनट। ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी को पता है कि जो इंडिया का रीजन है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल एरिया है जो पूरे अर्थ का, पूरे वर्ल्ड में 2.7% है। और इंडिया, भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 16.7% ओवरऑल जो पॉपुलेशन है 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार। लेकिन अब जो सेंसस है उसमें हमारी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल 140 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये अनुमान लगाया गया है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है। और इंडिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट 140 प्लस होने के कारण लगभग 19 पॉइंट समथिंग इतने परसेंट ओवरऑल पॉपुलेशन हो चुकी है। हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत जो है, जैसे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है, तो उसी का एक पार्ट है कि जो पूरा का पूरा इंडिया पार्ट है वो कौन सी लैंड का पार्ट है। क्योंकि जब आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो ज्योग्राफी के अंदर दो मेन लैंड होती है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये दोनों को अलग करने वाला जो सी था वो उसको बोला जाता है टैथिस सी। ठीक है, ये टैथिस सी इनके बीच में था। और ये जो नीचे का पार्ट था, इस नीचे के पार्ट में जो एरियाज आते हैं, साउथ अमेरिका आता है जो साउथ में ही है, उसके बाद अफ्रीका का जो रीजन आता है वो आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है। इंडिया का जो आज का डेक्कन प्लेटू है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर ये जानकारी हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो गई कि जो इंडियन उपमहाद्वीप है किस भूखंड का भाग है, यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जब आप प्रॉपर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे तो वहां आपको सारी चीज जो है ये समझ में भी आएंगी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब हमने एक बात की थी आपसे लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड की बात की थी और लॉन्गिट्यूड की बात की। ये हमारे पास इक्वेटर आया था, ये हमारे पास आया था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, एक लाइन जो थी। और ये पूरे अर्थ को 4 भागों में बांटने का काम करता है। ये नॉर्थ आता है तो ये साउथ आता है, इससे इस साइड तो होता है वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहां पर पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट जो गोलार्ध है वहां पर पड़ती है, एग्जैक्ट माना जाए। और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो काम ही इस प्रकार आते हैं जिसकी वजह से जो कोई भी लोकेशन है उसका हम प्रॉपर मापदंड कर सके। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के समुद्र पश्चिम का बिंदु कौन सा है। जो गुजरात का रीजन वो 68 डिग्री और 7 मिनट लॉन्गिट्यूड का है, ना कि लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में फर्क मैंने बताया था। जो खड़ी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी, जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड कहलाएंगी। देन अगला है शिव समुद्र। एक शिव समुद्र आइलैंड है, एक पोल भी है, एक डैम भी है। वो कहां पर है। ये जो हमारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो रीजन है वहां पर एक नदी बहती है कावेरी, और इस कावेरी नदी पर यह बनाया गया द्वीप है। लेकिन सबसे बड़ा जो आइलैंड है माजुली आइलैंड, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। एकमात्र ऐसा रिवराइन आइलैंड है जो सबसे बड़ा है। किसी भी दूसरी नदी के अंदर ऐसे आइलैंड नहीं मिलते। अगर जो मिलता है तो सिर्फ समुद्र जो द्वीप है वो कावेरी नदी के अंदर मिलता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री की दूरी तक है। भाई जैसे हमारा एरिया होता है समुद्र के अंदर भी, जैसे आप मानते हो कि हमारा जो ओवरऑल किलोमीटर्स है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा एरिया है। तो उसी प्रकार हमारा एरिया जो है वो इंडियन ओशन में लगता है। यानी जो भारत
के नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे जो समुंदर है उसमें भी लगता है, तो वहां भी एरिया बांटा जाता है। वो बांटा जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। जो 12 नॉटिकल माइल्स होती है, एक नॉटिकल माइल्स लगभग 1.66 किलोमीटर की होती है। तो अंदाजा लगाइए कि समुद्र के अंदर लगभग 20 किलोमीटर गहराई तक भी हमारा एरिया रहता है। अगला क्वेश्चन होगा कि 10 डिग्री जो चैनल है, मैंने बताया था 10 डिग्री चैनल क्या होता है, दोबारा आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास आइलैंड है, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और अंडमान जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसके अंदर 4 मेन आइलैंड है, और उनको दोनों को, जो अंडमान तो ऊपर रह गया अब और निकोबार नीचे रह गया, उन दोनों को अलग करने वाली जो लाइन है उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। और ये जो 10 डिग्री चैनल है ये एक लैटिट्यूड ही है। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। इस लाइन के पीछे बहुत सारे मिथ है कि बाहर से एक ब्रिटिश आया और उसने अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर दी। भाई ऐसा सच में भी था। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारे उस टाइम के जो वे वॉइसरॉय थे उनके द्वारा इस रेड क्लिफ को, सर रेड क्लिफ को अपॉइंट किया गया कि आप भारत और जो पाकिस्तान का जो रीजन है उसके बीच में एक सीमा का उल्लेख कीजिए, एक सीमा की व्याख्या कीजिए, ताकि हमें यह पता लग पाए कि इस तरफ चाइना है, सॉरी इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है। तो जिसकी वजह से इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन ही बोला गया। और ये रेड क्लिफ लाइन जो है वो इस प्रकार से की गई है कि कुछ रीजन जो है इंडिया के पक्ष में आता है और कुछ रीजन जो है पाकिस्तान के पक्ष में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जो रेड क्लिफ लाइन है यहीं से बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। ये रेड क्लिफ लाइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है, क्योंकि जो आज का जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। और ईस्ट पाकिस्तान इसलिए बोला जाता था क्योंकि वहां पर भी मुस्लिम लोग थे, और जो आज का पाकिस्तान है वहां पर भी मुस्लिम लोग थे। तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने धर्म के ऊपर बांटने का काम किया था इंडिया को। लेकिन 1971 में जो ईस्ट बांग्लादेश हुआ करता था, मुजीबुर रहमान ऐसा कुछ नाम था उनके जो पीएम थे, पहले जो पीएम थे, आज उनकी लड़ाई भी हुई है, जो उनकी जो लड़की है या पता नहीं उनके जो वंशज में है शेख हसीना, ठीक है, वो उन्हीं के वंशज की है। और जो ये पीएम थे उन्होंने इस समय पूरे ईस्ट की जो पार्टीज थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसके ऊपर जीत हासिल करी और वेस्ट की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसकी वजह से जो वेस्ट का पाकिस्तान था वो इस बात को मंजूर करने से मना कर जाते हैं कि हम यहाँ के जो पीएम है उसको नहीं मानते, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और बीच में जब इंडिया आता है तो इसको, इस पूरे ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया जाता है। ठीक है, अगर बांग्लादेश के बारे में हम ये पूछा जाए कि कितनी बड़ी जो सीमा है वो लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है, लैंड बॉर्डर है, वो लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15,200 इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है, और उस लैंड बॉर्डर में 4096 जो किलोमीटर का एरिया है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, अगला है भारत और चीन के बीच में उस लाइन को क्या बोला जाता है? मैकमोन लाइन। और एक जॉनसन लाइन भी है, जॉनसन, ये भी चाइना के साथ ही है हमारे, लेकिन इस लाइन को ज्यादा मान्यता नहीं है। जो मैकमोन लाइन है उसको ज्यादा मान्यता है। दूसरा एलओसी और एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पाकिस्तान के साथ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो हमारी चाइना के साथ है। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हमारी बहुत सारी लड़ाई हुई चाइना के साथ। और जब आप 2000 जब कोविड हुआ था, 2020 में जब कोविड हुआ था, तो यहाँ एलएसी पर ही लड़ाई चल रही थी। अगला क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंट रेखा है, डुरंट लाइन। और ये जो डुरंट लाइन थी 1894 में शुरू हुई थी, इसके बाद इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। लेकिन अगर डायरेक्टली तौर पर कहा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, बिकॉज वहां पर बीच में लगता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना पार्ट मांगते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं वो इसको बोलते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, आईओके। जो हमारे पास आज का कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख का रीजन है, वो इसको आईओके बोलते हैं। तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये जो पीओके है ये हमारा पार्ट है, क्योंकि उस समय के जो राजा हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने उस इंडिया के साथ वो पेपर साइन किया था, जिसकी वजह से जो आज का जम्मू कश्मीर है वो हमारा पार्ट हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह से पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको कब्जा लिया।
और बाद में इस दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो बाद में वर्ल्ड बैंक गया, और वर्ल्ड बैंक के तौर पर वहां पर एक लाइन LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको ड्रा करवाया गया। ठीक है, एक लाइन हमारे साथ आपसे पूछी जा सकती है कि इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। उसमें जो वर्ल्ड बैंक था वो सहयोगी था, वो एज ए थर्ड आई की तरह देख रहा था, और इसके बीच क्या मान्य हुआ था कि जो इंडस है, झेलम है और चेनाब है, इन तीनों का नदियों का जो पानी है वो 80% पाकिस्तान को जाएगा, जो 20% पानी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया यूज करता है। लेकिन जो दूसरा एंगल है इसी ट्रीटी के अंदर, उसके अंदर आता है रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों का जो पानी है वो इंडिया 80% तक यूज करता है, और जो पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ 20% तक यूज कर सकता है। इस प्रकार से ये ट्रीटी हुई। लेकिन जब जो हमारे पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखते हैं कि ये दोबारा जो ट्रीटी है वो किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन में आती है। ये पूरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी ट्रीटी थी, लड़ाई थी, वो मैंने आपको बताई। देन अगला है, भारत में सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? वो मैं आपको बता चुका हूं, बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, और सबसे छोटी अगर मैं आपसे पूछूं किसके साथ लगेगी, वो अफगानिस्तान के लगती है 106 किलोमीटर। भारत में किस राज्य में थार भूमि है? थार डेजर्ट, वो राजस्थान के अंदर है, लेकिन जो थार डेजर्ट है वो पाकिस्तान के अंदर भी है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि थार डेजर्ट कहां है, वो सिर्फ इंडिया भी हो उस ऑप्शन में और पाकिस्तान भी हो, तो उसका ऑप्शन जो है A और B, मतलब दोनों आएंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 35% जो थार डेजर्ट है वो है, लेकिन बाकी का जो 65% जो थार डेजर्ट है वो पाकिस्तान के पास भी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। देन नेक्स्ट जो है, भारत का मानक समय, जहां से हम टाइम अपना नोट डाउन करते हैं, तो वो कितना पड़ता है? भाई ये गलत लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, 82 डिग्री और 5 ही आएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री कहा जाता है। और ये किस प्रकार रखा जाता है? क्योंकि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है वो 0 डिग्री है, और अगर आप इस साइड 82 डिग्री तक आओगे, 82 डिग्री तक आओगे तो आपको पता है कि 15 डिग्री में एक जो घंटा है उसका फर्क पड़ जाता है, यानी 1 आवर का फर्क पड़ जाता है। अगर हम 75 डिग्री तक आते हैं तो हमारे पास 5 आवर्स का फर्क पड़ गया, और अगले जो 7.5 डिग्री है उसमें आधे घंटे का फर्क पड़ गया, जिसकी वजह से हमें जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उसका जो टोटल टाइम पीरियड है हमें उसे 5.5 घंटे आगे रखना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड क्लॉक है वो फॉलो होता है। अब आप ये मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश के पास है? उसका जो ऑप्शन है वो बता देता हूं, रशिया के पास है, चाइना के पास है, यूएस के पास है, या फिर फ्रांस के पास। भारत का कुल भूभाग कितना प्रसिद्ध पर्वतीय है? भाई देखो, माउंटेनियस एरिया कितना है इंडिया के पास? वो लगभग 11% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लेन एरिया कितना है, 42-43%। ठीक है, कई जगह बुक में 42 लिखा पाएगा, कई जगह 43 लिखा पाएगा, जो भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको ये 43 ही मानना पड़ेगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत के आसपास ही है, लेकिन वो नेपाल में है। जो नेपाल का जो काठमांडू का जो रीजन है उस एरिया के आसपास पड़ता है जो एवरेस्ट है। लेकिन भारत में जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है, अब मैं आपको बताऊं कि सिक्किम भारत में कब इंक्लूड हुआ था? वो 36वां संविधान संशोधन 1975 1975, इस संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम है वो भारत में इंक्लूड कर लिया गया था। उस समय के जो तत्कालीन वहां के राजा थे उन्होंने भारत को सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद जो सिक्किम है वो इस अमेंडमेंट के तहत भारत का पार्ट बन गया था। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ है मैं वैसे बता देता हूं। जब आप इस तरीके से, ये सिक्किम का पार्ट है, इस पूरे पार्ट में है, यानी आधा जो पार्ट जो कंचनजंगा का है वो नेपाल में है, आधा पार्ट जो है सिक्किम के अंदर है। और यहीं पर 2 पास है, एक नथुला पास, एक जैजली पास। ये दोनों के दोनों जो पास है, पास का मतलब होता है एक वैली टाइप जो स्ट्रक्चर है जहां से हम आसानी से अपना एरिया कवर कर सकते हैं, जहां से हम आसानी से आ जा सकते हैं, उसको बोला जाता है पास। और नथुला पास, जैजली पास जो है वो सिक्किम के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल भूभाग कितना मैदानी है, ये मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग से होती है? भाई जो 33 सी का एग्जांपल बताया था, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड है, आप समझिए दोबारा से इस पार्ट को समझिए, ये था अंगारा लैंड और ये था गोंडवाना लैंड, ये बीच में आ गया 33 सी। ठीक है,
ये इसमें से इंडिया का जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट कट के ऊपर की तरफ मूव करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, और वो जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करके वो यूरेशियन प्लेट यानी अंगारा लैंड को टच करता है, और वहां पर जो 33 सी है उसका हिमालय बन जाता है। अब जब आप देखोगे इसका एग्जांपल कहां देखने को मिलता है, जो ट्रांस हिमालय है, यानी हिमालय भी 4 प्रकार का है। आप लोगों को पता लगाया होगा कि हिमालय जो है 3 प्रकार का, लेकिन ऐसा नहीं है, हिमालय 4 प्रकार का है। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आता है हिमाद्री, और नीचे आता है शिवालिक। ठीक है, ये 3 जो है ये मेन पार्ट माने जाते हैं। जो ट्रांस हिमालय वो इसका पार्ट नहीं माना जाता, उसको एक अलग प्रकार का एक स्पेशल टाइप का हिमालय माना जाता है। और इसी ट्रांस हिमालय के अंदर जो हमारा 33 सी था, जिसके अंदर जो मरीन लाइफ होती है, जो पानी के नीचे जो लाइफ है, उसके साक्ष्य यहां मिलते हैं। आया समझ में? अब सुन लीजिए, ट्रांस हिमालय के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांस हिमालय है उसको अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ में। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर आता है लद्दाख, फिर झांसकर, और फिर पीर पंजाल। ये जो है पार्ट, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये झांसकर है, और ये पीर पंजाल है। इसको नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करना आता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो इंडस नदी है वो कहां से क्रॉस करती है, वो लद्दाख और झांसकर जो नदी है उसके बीच से क्रॉस करती है इंडस नदी। आया समझ में? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो हमें पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का जो पाद प्रदेश है किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे वाला जो रीजन है उसको शिवालिक से नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हिमालय में हिम रेखा कहां मानी जाती है? हिम रेखा का मतलब होता है जहां से बर्फ गिरना शुरू होती है। अब इसके 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल 2 किस तरीके से हो सकते हैं? एक तो जो वेस्ट हिमालय है, यानी वो हिमालय जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के अंदर है। एक वो हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इस तरफ है। तो दोनों के तरफ जो हिम रेखा है वो अलग अलग है। रीजन बिहाइंड, यहां पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो ज्यादा है और यहां पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो जो वेस्ट का एरिया यानी जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहां पर जो हिम रेखा है वो बहुत ऊपर मिलती है, लगभग 5000 मीटर की रेंज पर। और वहीं जब इस एरिया की बात करते हैं तो ये हिम रेखा आपको 3500 तक भी मिल जाती है। ये आपको देखना होगा कि किस एरिया के बारे में पूछा गया है कि सबसे नीचे जो बर्फ है वो कहां पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है इसी के पार्ट, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली सक्रिय और अनुद्र घाटियों का किस नाम से जाना था? दून। भाई ये क्या चीज है? द्वार और दून 2 आपने चीज सुनी होगी, देहरादून, हरिद्वार, ये क्या पार्ट है? ये एक प्रकार से एक इस तरीके से एरिया होता है 2 माउंटेन का, ठीक है, ये वैली लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है दून। और दून कहां बोला जाता है? जो नॉर्थ का पार्ट है, सॉरी वेस्ट का पार्ट है, यानी जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जो उत्तराखंड का जो रीजन है वहां इसको बोला जाता है दून। अगर हम इसी को ईस्ट में चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाएं, तो इसी दून को वहां पर बोला जाता है द्वार। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? भाई उसका नाम है नंदा देवी चोटी, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सिनोजिक टाइम पीरियड। भाई ये याद बहुत कम रहते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये टाइम जोन है और टाइम जोन को याद करना बहुत ही मुश्किल है। और एक आपसे मैं बता देता हूं, प्लेस्टोसीन आइस एज, इसको जरूर याद रखिए, इसको आइस एज के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, पूरी धरती पर चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ फैल चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी पर्वत कौन सी? भाई अरावली सबसे पुरानी है। अरावली का जो रीजन है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। जो दिल्ली के अंदर हमारा राष्ट्रपति भवन है वो भी इस अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। और मैं बता दूं ज्यादातर जो पार्ट है वो इसका राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर इस पूरे एरिया के अंदर इसकी वेदरिंग हो रही है, इसका इरोजन हो रहा है। इरोजन इन द सेंस यहाँ पर माइनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो पहाड़ियां हैं विलुप्त होती जा रही हैं। और राजस्थान से रिलेटेड है कि जो खेतड़ी माइंस है, खेतड़ी जो माइंस है वो कॉपर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इंडिया का जो कॉपर की जो डिमांड है वो खेतड़ी माइंस से पूरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कॉपर की प्रोडक्शन भारत के हिसाब से मानी जाए तो वो एमपी के अंदर होती है, देन उसके बाद राजस्थान के अंदर होती है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोल कहां से सबसे ज्यादा मिलता है? जो कोयला होता है वो झारखंड और छत्तीसगढ़, इन दोनों स्टेट से सबसे ज्यादा कोयला होता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो गोल्ड है इंडिया के अंदर कहां मिलता है? पन्ना।
ये एमपी के अंदर है। एमपी के पन्ना से बात याद आती है, जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन और बेतवा को दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो वहां के बीच में पन्ना नेशनल पार्क वो पड़ता है, जिसकी वजह से विवाद भी हुआ था। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो केन और बेतवा है, उसमें कौन सी नदी से कहां पानी जाता है? केन से बेतवा की तरफ पानी जाता है। आई थिंक जो नेक्स्ट पार्ट है, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है, ये मैंने आपको करवा चुका हूं। और जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, उसका नाम है गुरु शिखर। किस पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। और सह्याद्री को दो भागों में बांटने वाली जो लाइन है वो 16 डिग्री लैटिट्यूड, ये दो भागों में बांटती है। इसके बाने के बाद एक तरफ रह जाता है नॉर्थ सह्याद्री और एक तरफ रह जाता है साउथ की सह्याद्री। और अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जो तमिलनाडु और केरल की जो बॉर्डर पर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर मान कौन सा है भाई? महेंद्रगिरी। एक तरफ आता है ईस्टर्न कोस्ट, एक तरफ आता है वेस्टर्न कोस्ट, और दोनों जहां मिलते हैं वहां आता है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये वही नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जहां पर जो कॉफी है वो प्रचुर मात्रा में होती है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है, वो कर्नाटक और केरल, जो इसका जो रीजन है यहां पर होती है। और टी, इसी के साथ जो टी है वो असम के अंदर होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टी है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी होती है। इससे अगले जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।